सीधे चलते हैं राकेश के पास। राकेश, कौन जुड़ा हुआ है अब हमारे साथ? बिल्कुल निश्चित तौर पर, और कौन जुड़ा हुआ है ये तो स्क्रीन पर है। सुबीर भौमिक जी भी हैं, गोपाल जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच देखिए 206 तक पहुंच गई है टीएमसी, जो ट्रेंड में सीटें आगे चल रही हैं। बीजेपी की कुछ सीट और कम हो गई है, अब 83 सीट पर। दिलीप घोष ये जरूर जिक्र कर रहे थे कि आखिरी नतीजों का इंतजार। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ट्रेंड में टीएमसी आगे बढ़ रही है, कहीं और बीजेपी को आगे वक्त के बढ़ने के साथ नुकसान ना हो जाए। सुबीर भौमिक जी, ये जो तस्वीरें ट्रेंड में हमने लगातार स्क्रीन पर रखी हुई हैं, ये तो टीएमसी को लगातार फायदा पहुंचाती जा रही है। बीजेपी को जो उम्मीद थी या जिन बातों का जिक्र दिलीप घोष कर रहे थे, उसकी तुलना में नुकसान हो रहा है। देखिए, ट्रेंड होता है, जैसे कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता। ट्रेंड होता है, ट्रेंड रिजल्ट नहीं होता। इसलिए अभी से बहुत ज्यादा उछल कूद करने का गुंजाइश नहीं है। और दिलीप घोष जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि पास दी हाफ वे मार्क होने के बाद ही हम फाइनली कुछ दावे के साथ कह सकते हैं। और काफी जगह कांटों की टक्कर है। 46-47 सीट्स ऐसे हैं जिसमें काफी मतलब 4-5 हजार वोट का मार्जिन से इधर उधर होगा। पर एक चीज यहाँ जाहिर हो गया है ये ट्रेंड से कि सरकार टीएमसी का बनेगा और शायद कंफर्टेबली बनेगा। दिलीप घोष लड़ाई के मैदान में रहेंगे। बंगाल चुनाव में पहला नतीजा आ चुका है। बड़ी खबर, सिलीगुड़ी से बीजेपी के शंकर घोष जीते हैं। बीजेपी के लिए जरूर ये अच्छी खबर, लेकिन जो फिलहाल ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। टीएमसी के पार्थ भौमिक को हराया है शंकर घोष ने। बंगाल चुनाव में ये पहला नतीजा, और पहला नतीजा बीजेपी के फेवर में। ट्रेंड की भी शुरुआत हुई थी, तो ट्रेंड की शुरुआत बीजेपी के साथ हुई थी। सिलीगुड़ी से बीजेपी के शंकर घोष चुनाव जीत गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गोपाल जी लीजिए, पहला नतीजा तो आप लोगों के फेवर में आ गया, लेकिन मैं कुछ नामों का जिक्र कर रहा था जो बड़े नाम हैं, जो दल बदलकर आपके साथ आए। मसलन राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो कि सिंगूर में है, पीछे चल रहे हैं। दीपक हल्दर डायमंड हार्बर सीट से पीछे हैं। अरिंदम भट्टाचार्य वो पीछे हैं। विश्वजीत कुंडू जो कि टीएमसी छोड़कर इस बार आपके साथ आ गए। ये सारे नाम दल बदलकर आपके साथ है, लेकिन पीछे है। देखिए, बहुत सारे लोग जो टीएमसी छोड़ के आए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। उसमें सबसे बड़ा नाम तो शुभेंदु जी का है, अधिकारी जी का, जिन्होंने की बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अभी ममता जी को, जिस तरह की ममता जी की स्थिति है वहाँ पे नंदीग्राम में, वह पूरी तरह से एक तरीके से तृणमूल को एक बहुत बड़ा आईना दिखा रही है कि कितना भी आप पॉजिटिवली सोच लो, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी जनता का एक हिस्सा है, वर्ग है, जो आपकी राजनीति और आपकी ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट, ये जो करप्शन है, उसको जो आपके लोगों के नीचे तक डर का जो बात है, लोगों के अंदर फियर की राजनीति करना, उससे लोग बिल्कुल वाकिफ नहीं रखते और उससे नाराज हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हमें सोचनी चाहिए इस इलेक्शन में। अभी तो ये बिल्कुल ठीक बात है, भौमिक जी भी कह रहे हैं और हमारे दिलीप घोष जी भी कह रहे हैं कि जब तक ट्रेंड पूरी तरह से 50% आएगा तब क्लियर होगा। लेकिन अभी की स्थिति को देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चली थी, उन मुद्दों का असर हुआ है। उसकी डेप्थ में, चाहे वह मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट हो, भ्रष्टाचार हो, या फियर का जो डर की राजनीति करने का जो असर है, उसका इम्पैक्ट पूरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी बड़ी जंप है वोट शेयर में और सीट्स में, वह उसमें सामने दिखती है। लेकिन साथ में एक चीज़ और देखनी चाहिए कि यह जो एक इकोसिस्टम, जिसको कि प्रधानमंत्री जी भी और हम लोग भी कहते हैं कि ये लुटेनेंट्स का जो इकोसिस्टम जो इन्होंने क्रिएट कर दिया है खान मार्केट गैंग ने, वह किसी भी बात में भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम जब दिलीप घोष जी ने ज्वाइन किया, उस वक्त मैं एक बात को कह रहा था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम बात कर रहे थे, वो एनआरसी से उभरी हुई बहुत बड़ी समस्या के समाधान के रूप में हम लेके आए। उसका माइनॉरिटी के सिटीजनशिप को हटाने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। फिर भी एक बहुत बड़ा नरेशन, फियर साइकोसिस करके क्रिएट करने के साथ ये जो खान मार्केट गैंग इकोसिस्टम, और अभी तो इंटरनेशनल मीडिया भी उस चीज में बहुत जगह से लग गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व को
भारतीय जनता पार्टी के नेशनलिस्ट आउटलुक को और भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर चिंतन को भारत के, उसके कारण वह लोग अनकंफर्टेबल है। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकता हूं गोपाल जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया, माइनॉरिटी अपीसमेंट या जिन जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, सिर्फ ममता बनर्जी नंदीग्राम में पीछे चल रही है, थोड़ा सा फासला बढ़ गया है, सिर्फ इस आधार पर इन तमाम मुद्दों को आप खारिज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि 206 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और जोरदार तरीके से सत्ता में वापसी कर रही है। नहीं, मैं इस बात से खारिज कर रहा हूं उन बातों को कि हमारी 2 सीट से 83 ऑलरेडी है, और दिलीप घोष जी ने जैसे कहा कि वाकई बहुत सारी सीटों में मार्जिन बहुत कम है, और अभी जब 50% आएगा, और अपने दीपक चौरसिया जी ने भी, आप लोगों ने भी कहा कि बिहार में, मैं बिहार के इलेक्शन में भी इन्वॉल्व था, वहाँ गया भी था, तो ट्रेंड आते हुए बहुत शाम तक पूरा क्लैरिटी हुई। तो अभी यह प्री मैच्योर है, क्योंकि सीट का मार्जिन जो है वह काफी नंबर ऑफ वोट्स का कम है, तो अल्टीमेटली ट्रेंड तो उससे पता चलेगा। लेकिन अभी तक के भी देख लें तो हमारा 2 सीट से एकदम 83 सीट्स का जंप करना 5 साल में, इतनी मजबूती से इलेक्शन लड़ना, तो यह है कि हम मुद्दे सही उठाए हुए थे, वह वहां के लिए मुद्दे हैं, लेकिन उनका जो काउंटर मुद्दे हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि यह जो अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो वो लोगों ने, हम जो कह रहे थे कि कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल का आपस में अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके कारण राहुल गांधी कहीं भी बिल्कुल भी वहां पे उन्होंने किसी भी कारण से बहाना हो या जो भी हो, लेकिन उन्होंने वहां की कैंपेन को बिल्कुल खत्म कर दिया, वो गए भी नहीं, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं गया, लेफ्ट जो है वह पूरी तरह से वहां पे नदारत थी। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं जी, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो हमारे मुद्दों के अलावा भी मुद्दे पूरे नरेशन में रहते हैं, जिसमें एक है सीएए का गलत प्रचार, उसके बारे में गलतफहमी करना, वेरियस नरेशन में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कोरोना की लड़ाई में कटघरे में खड़ा करना, और फिर उसके बाद प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी से बिल्कुल एब्जॉल्व करना, और साथ में माइनॉरिटी वोट बैंक को पूरी तरह से कंसोलिडेट करने की हर प्रक्रिया को करना। और इलेक्शन के टाइम पे जो ममता बनर्जी ने, जिसको कहते हैं कि पीरियोडिकल हिंदू अपीजमेंट, यानी वो चंडी पाठ करने लग गई और वह चीजें करने लगी, तो वह एक तरीके से उनका इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है दीपक सर, जो बातें गोपाल जी ने कही उन सारी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पोलराइज करने की कोशिश हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने हर जो सवाल उठे या फिर जिस तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश हुई उसका जवाब दिया। ठीक है, उनको शांडिल्य ब्राह्मण खुद को बताना पड़ा, माँ दुर्गा का पाठ करना पड़ा, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की उन्होंने खूब जमकर बातचीत की। हर लेवल पर, हर मौके पर शायद वो दोनों ग्रुप के वोटर्स को, दोनों समुदाय के वोटर्स को ये समझाने में कामयाब रही और ये दिखाने में कामयाब रही कि उनकी दोनों समुदायों में बराबर पैठ है, पश्चिम बंगाल में तो कम से कम। निसंदेह सबसे पहला उनको जो सबसे बड़ा एज मिला वो इस बात से मिला कि ममता बनर्जी एक लोकल लीडर है, और जब स्थानीय मुद्दा होता है, स्थानीय व्यक्ति होता है, तो उसके साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस मुद्दे ने सबसे ज़्यादा काम किया तृणमूल कांग्रेस के लिए, वो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा था। मुझे लगता है कि उस मुद्दे को ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी तरह से भुनाया, और ख़ास तौर से वहाँ की महिलाओं के मन में इस बात को उतार दिया था कि भाई जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आपसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो बाहरी हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर उनके लिए ये रहा। दूसरा, उन्होंने जो काट तोड़ी मुस्लिम तुष्टीकरण की, उन्होंने जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, इसके अलावा जो चंडी पाठ किया, ये तमाम चीजें जो उन्होंने करी, उसको दिखाकर उन्होंने मोटे तौर पर अपने खिलाफ जो माहौल बना था उसको अपने फेवर में पॉजिटिव करने की कोशिश की। तो मेरा ये मानना है कि ममता ने जो जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई, फिलहाल वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनने बहुत अच्छी तरह काम किया, और अगर काम नहीं करती होती तो मेरे ख्याल से
से स्कोर बोर्ड पर 206 नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी 83 जैसे ट्रिपल डिजिट के नंबर तक नहीं पहुंची, ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से ममता बनर्जी ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिस तरीके से काम किया, जिस तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश की, जैसे आपने कहा ना, जो जीता वही सिकंदर, जो पुराना है, लेकिन मैं कहता हूं जो जीता वही चाणक्य। और यहां पर चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया है और इसी का फायदा उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है इन चुनावों के अंदर। तो मुझे लगता है जब रीजनल चुनाव की बात आती है तो हमने देखा किस तरीके से केजरीवाल को लोगों ने दिल्ली में पसंद किया, क्योंकि वो एक स्ट्रांग लीडरशिप थी, लोगों के दिमाग में थी। और ठीक उसी तरह की लीडरशिप को पसंद किया गया यहाँ पर ममता बनर्जी के तौर पर, और झारखंड में उन्होंने हेमंत सोरेन को किया। रघुवीर जो उनके चीफ मिनिस्टर थे उनको हटाकर, रघुवर दास को हटाकर उन्होंने हेमंत सोरेन को पसंद किया। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ स्ट्रांग लीडरशिप रीजनल लेवल पर रही है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुई है अपना शासन बनाने में, अपना संसाधन बनाने में और अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं, ममता बनर्जी इस बात का जिक्र करती रही है कि सब लोग एक साथ आ जाए। आपको ऐसा भी तो ये तस्वीर जो सामने आती है, जिस मुखरता से ममता बनर्जी जवाब देती हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों से कुछ बोलते हैं तो अगली रैली में ममता बनर्जी उतनी मुखरता से जवाब देती है, चाहे 370 की बातचीत हो दीपक सर, या फिर एनआरसी, या फिर सीबीआई जो राज्यों में जाकर कार्रवाई करती है, या फिर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की बातचीत आती है, जय श्री राम के नारे की बातचीत आती है। यहाँ तक कि आपको वो तस्वीरें अच्छे से याद होंगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि उन्हें चिढ़ाया गया, बड़ी मुखरता से उन्होंने जवाब दिया है। और राज्य की जनता के बीच ये संदेश तो गया कि हमारे बीच का नेता खुलकर चुनावी मैदान में है। और शायद नंदीग्राम में जो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया वो भी पॉजिटिव चाहे नतीजा जो भी हो, लेकिन वो दांव मुझे लगता है उनके फेवर में किया। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी की एक क्वालिटी है, वो किसी से भी भिड़ जाती हैं, उसका परिणाम पॉजिटिव हो निगेटिव हो वो उसकी परवाह नहीं करती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस वाले मसले पर वो भिड़ गई, जय श्री राम उन्होंने बोला वो भिड़ गई, उन्होंने भाषण नहीं दिया, नीचे उतर गई। 2019 के इलेक्शन में देखा होगा कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो गाड़ी से उतरी और गाड़ी से उतरकर उन्होंने, जिसको हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, पूरी तरह से चमकाया, अंदर करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। बीजेपी ने उसको लेकर बहुत हल्ला मचाया कि देखिए जय श्री राम के विरोधी हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर भी ये बात कही गई। लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़ा पक्ष है पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की इस लड़ाका छवि से प्रभावित रहता है और उनकी इस लड़ाका छवि को पसंद करता है, जिसमें एक बड़ा पोर्शन महिलाओं का है कि हमारे बीच से ही गई है और हमारे बीच से ही जाकर ये मुख्यमंत्री बनी है। तो मुझे लगता है जहां तक मुस्लिम और महिला वाली बात है, ये वोट एन मास उसको मिला है, मुस्लिमों का भी मिला है, महिलाओं को भी मिला है। हालांकि मेरा ये मानना था कि महिलाओं का वोट शायद बीजेपी को भी जाए, कारण उसका उज्ज्वला योजना, कारण उसका स्वच्छ घर, कारण उसका शौचालय, कारण उसका जो अनाज मिल रहा था कोविड काल में, इसके चलते मुझे लग रहा था कि शायद इस वोट में दोनों के बीच टक्कर होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी तक के परिणाम है 206 और 83, उसमें लगता है कि मुस्लिम और महिला ये दोनों वोट भर भर के तृणमूल कांग्रेस के पास फिलहाल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चाह रहा हूं कि यह जो भारत में दो चीजें हमें सब समझना चाहिए, दीपक जी ने इस बात को अच्छी तरह से कहा है कि मजबूत लीडरशिप को भारत में पसंद किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनको पसंद किया जाता है। मैं पिछले भी देखें आप, इंदिरा गांधी जी को अभी भी लोग पसंद करते हैं उनके मजबूत छवि के कारण। दूसरी बात यह कि महिलाओं के प्रति हमारे भारत में पूरी संस्कृति के हिसाब से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो वह जो ममता जी ने जो संघर्ष के साथ विक्टिम कार्ड भी खेला कि मुझे चोट लग गई, मुझे ये लोग इस तरह से बोलते हैं, तो वह जो उसका भी असर रहता है। तो भारत में महिलाओं के प्रति सम्मान, उनका विक्टिम कार्ड खेलना और मजबूत लीडरशिप की बात है, ये इमेज भी पॉजिटिवली काम करती है। और बाहरी भीतरी का सवाल हो सकता है कई जगह, लेकिन वह उसका असर पश्चिम बंगाल में लगता है कि होगा, लेकिन कई जगहों पे उस तरह का है नहीं। यह गलत बात है कि पश्चिम बंगाल में कोई कहे कि भारत का ही रहने वाला व्यक्ति वह उस प्रदेश का नहीं है, उसका बात नहीं हमारे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कहे कि ये बाहरी लोग हैं। तो अपने आप में यह तो गलत नरेशन है जिसको बिल्ड किया गया। ठीक है,
बड़ी खबर यह है, दो नतीजे आ चुके हैं। सिलीगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं और उदय नारायणपुर से टीएमसी के समीर पांजा जीते हैं। तो दोनों पार्टियों के हिस्से एक एक ये नतीजे आ चुके हैं। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, जो ये तस्वीर सामने है, जो रुझान 206, बीजेपी कितना जोर लगाने के बाद तो टीएमसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शायद इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन सांसें अटकी हैं अभी नंदीग्राम में। आपकी टिप्पणी पहली। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नंदीग्राम में किसी तरीके से ममता बनर्जी को दिक्कत होगी, लेकिन असली कहानी जो है वो पश्चिम बंगाल की कहानी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 200 का आंकड़ा पार किया, वो अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल पश्चिम बंगाल की जो सेंसिबिलिटी है, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की जो परंपरा और ट्रेडिशन है, उसको समझ के चुनाव नहीं लड़ पाई। आपको याद होगा कि इसी दिलीप घोष ने दुर्गा के बारे में क्या टिप्पणी की थी और राम के बारे में क्या बातें कही गई थी। तो अगर आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, अगर आपको वहाँ की संस्कृति, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में अगर जानकारी नहीं है और अगर आप कुछ ऐसी टिप्पणियां करते जो वहाँ के सेंसिबिलिटीज को हर्ट करती, तो आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ रिसोर्सेस तो बहुत लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो 84 सीटें जीती, इसको भी कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यही पार्टी थी जो 2016 के चुनाव में उसको 3 सीटें मिली थी। लेकिन आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो बेंचमार्क है वो 2019 का लोकसभा का चुनाव है, जहां उसको 121 सीटों पर बहुत मिलती हुई दिखाई पड़ रही थी। अगर आप उससे उसकी तुलना करते हैं तो आपको सीधे दिखाई पड़ेगा कि 38 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ है। और ममता बनर्जी को जिस तरीके से पर्सनलाइज अटैक किया गया है, ये दिल्ली में भी देखने में आया कि दिल्ली में भी जब आपने अरविंद केजरीवाल को पर्सनलाइज अटैक किया तो वो आपके काम नहीं आया, बल्कि बुमरांग किया। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, जब आपने शरद पवार को पर्सनलाइज अटैक किया तो आपने बुमरांग किया। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की अस्मिता, वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा की एक प्रतीक बनकर उभरी है ज्योति बसु के बाद, उन पर अटैक करना लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, थोड़ी सी बंगाल की चर्चा चलती रहेगी, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे थे आशुतोष जी। देखिए, उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दे दी है, आज शरद पवार ने भी बधाई दे दी है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अपने अंदाज में ट्वीट किया, और जाहिर सी बात है उनकी नजरें तो अगले साल होने वाले चुनाव पर रहेंगी। और जिस तरीके से बीजेपी के जो दावे थे, वो दावे पश्चिम बंगाल में चुनावी दावे वो सच नहीं हुए, तो उसकी आज अगले साल तक शायद महसूस की जाएगी। कोरोना काल में संजीवनी की उम्मीद थी कि अगर यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिलती या फिर सत्ता में वो आ जाते तो शायद एक संजीवनी का उन्हें इंतजार था, लेकिन वो संजीवनी मिली नहीं। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर आगे चर्चा होगी और सियासत भी होगी। आशुतोष जी, देखिए, आपने जिक्र जैसे किया अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने बधाई भी दे दी उधर, और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है कि दीदी ओ दीदी का जवाब मिल गया। शायद अगले साल के चुनाव जी, मैं तो इस बात का व्यक्तिगत तौर पर गवाह हूं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और एक जमाना था जब लोग अरविंद केजरीवाल का फोन नहीं उठाया करते थे, तब भी ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का फोन उठाती थी, उनसे बात करती थी और दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। तो ये उन दोनों के बीच में एक छोटे भाई और बड़े बहन का रिश्ता है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो ममता बनर्जी भी उसी तरीके की नेता है, बल्कि उनसे बड़ी नेता है, और अरविंद केजरीवाल भी एक मजबूत नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को देखना पड़ेगा कि जिन जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों के पास एक बहुत ही मजबूत एग्रेसिव लीडरशिप है, वहां पे उसके लिए दाल जो है पकाना आसान नहीं होता। दिल्ली में 2 बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ चुकी है। एक बार संसद सीट लेकर एक बार संसद सीट आम आदमी पार्टी को मिलता है, दूसरा 62 सीट मिलता है, और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लगाने के बावजूद भी। और यही हाल इस बार पश्चिम बंगाल में भी हुआ। अमित शाह बार बार कह रहे थे कि हम तो 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, और ममता को कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उस दिन उन्होंने दावा किया था कि बंगाल में उनके 180 सीटें मिलकर आएंगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी 200 के पार सीटें लेकर आती हैं, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति पश्चिम बंगाल के अंदर गलत साबित हुई। और एक बात बिल्कुल सही है कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से बंगाल की राजनीति पे सफाया हो गया है। तो इस बार भले ही बीजेपी हार गई है, बुरी तरीके से हारी है, लेकिन अगली बार के लिए उसका रास्ता खुल गया है। लेकिन बीजेपी का तो कहना है आशुतोष जी कि 3 सीटों से हम 83 पर पहुंच गए, यही हमारी जीत है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय जो आपका बेंचमार्क वो होता है, जो पिछली आपकी सफलता होती है। 2019 में 18 लोकसभा की सीटें जीती, 121 विधानसभा सीटों पर उसकी बढ़त थी। तो आप 121 से तुलना करेंगे या 2016 से तुलना करेंगे? मुझे लगता है कि 40% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को महज 10% वोट मिला था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 16% वोट मिला था। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल के लोग अगर ममता बनर्जी बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो विधानसभा में उन्होंने ममता बनर्जी को ज्यादा पसंद क्यों किया? ये अपने आप स्टडी करने की
वोट ऑफ परसेंटेज के आधार पर इस बात का पता चलेगा कि दरअसल हकीकत क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी 40% का वोट लेकर आ पाई है या वो 36-35% पर है। अगर 36-35% का है, इसका मतलब ये कि विधानसभा के चुनाव में लोकसभा की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हमेशा डिप होता है। यानी मोदी फैक्टर विधानसभा के चुनाव में उतना काम नहीं करता जितना लोकसभा में काम करता है। दीपक सर, आप कुछ आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आशु, ऑन अ लाइटर नोट, आप जब भी बात करते हैं तो आपका पहला प्यार अरविंद केजरीवाल आ ही जाता है, और आपने अभी जब कंपैरिजन किया तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के रिश्तों की बात कर डाली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से बीजेपी से गलती क्या हुई? देखिए, बीजेपी से जो सबसे बड़ी गलती हुई कि बीजेपी जो बंगाल की जो परंपरा है, वो बंगाल की परंपरा को समझना पड़ेगा। बीजेपी ने बार बार जिस तरीके से वायलेंट सोसाइटी के बारे में बात की, हम भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है राजा राममोहन रॉय का प्रदेश है, वो सत्यजीत रे का प्रदेश है, वो ऋत्विक घटक का प्रदेश है, वो परमहंस का प्रदेश है, वो विवेकानंद की जन्मभूमि है, वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मभूमि है। वहां पे बंकिम चटर्जी जैसे बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में एक बहुत बड़ी अलग जगाई थी, और बंगाल में वो अलग जगाई थी जो भारत के दूसरे इलाकों में नहीं थी। अगर आप उस संस्कृति को पूरी तरीके से वायलेंट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आप दुर्गा माता के प्रति अगर आप सम्मान नहीं दर्शित करेंगे, उनके एंसेस्ट्री के बारे में पूछेंगे, दुर्गा के आगे पीछे कौन है कोई नहीं जानता, रामता जानता है, तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंगाल के बारे में कुछ नहीं पता, और वो चुनाव इसलिए हारे क्योंकि उनके पास बंगाल की संस्कृति में रचा बसा कोई आदमी नहीं था। अगर कोई रचा बसा नेता होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। ठीक है, गोपाल जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन गोपाल जी एक सप्लीमेंट्री आशुतोष से, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर पोलराइजेशन करना चाहती थी, और जो पश्चिम बंगाल जिसने आजादी के बंटवारे का सबसे बड़ा दंश झेला, सबसे बड़ा दंश दो बार झेला, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना, उसके बाद बंगाल पाकिस्तान बना और बंगाल रहा, उस दो दंश झेलने के बाद भी लोग नहीं समझ पाए कि वहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फैक्टर क्या है, ये फैक्टर क्यों काम नहीं कर पाए बीजेपी के लिए आपके हिसाब से? देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। भारत की राजनीति जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो उसके बाद पहली बार जो मास पॉलिटिक्स शुरू हुई थी इस देश के अंदर, और जो स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ था, वो जब 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ था, तब देश के अंदर एक आंदोलन पैदा हुआ था, और बंगाल से मास पॉलिटिक्स शुरू हुई थी इस देश के अंदर, और उसके बाद गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया था। तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि पश्चिम बंगाल में आज भी जो माइनॉरिटी है वो 27% वोट है। हिंदुत्व की राजनीति की जो समय सीमा रेखा है वो निर्धारित होती है, क्योंकि ममता बनर्जी 27% वोट से शुरुआत करती है, और भारतीय जनता पार्टी को 0 से शुरुआत करना पड़ता है। अगर आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो आपको 50% से ज्यादा हिंदू वोटरों को अपनी तरफ लुभाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, और अगर 27% का जहां पे माइनॉरिटी वोट है, उसमें अगर 20% अगर हिंदी भी जुड़ जाते हैं तो 47% का आंकड़ा होता है। इसलिए ये दिक्कत हमेशा रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, अगर बीजेपी के पास कोई करिश्माई लीडर स्थानीय पश्चिम बंगाल का होता तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। तृणमूल की जीत का सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का होना, करिश्माई लीडरशिप, मजबूत नेतृत्व, और वहां की संस्कृति में रची बसी है, और स्ट्रीट फाइटर है। ठीक है, इसी सवाल को गोपाल जी से लेता हूं। गोपाल जी, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक सॉलिड लीडर आपके पास पश्चिम बंगाल में नहीं था जिसके चलते ये परिणाम हुए हैं? अगर बंगाल की संस्कृति में रचा बसा कोई बड़ा नेता आपके पास होता जिस लीडरशिप को आप प्रोजेक्ट करते, तो शायद ममता बनर्जी आज ना जीतती। वाकई आशुतोष के इस आर्ग्यूमेंट से मैं सहमत हूं। नहीं, देखिए दीपक जी, ये बात नहीं है। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसने पूरे चुनाव को एक तरफ कर दिया या कुछ ले गया। सारे फैक्टर्स हैं, चाहे माइनॉरिटी अपीजमेंट है जो आशुतोष जी ने कहा कि 27% वोट से चलते हैं, हम 0 से चलते हैं, वह भी बात है। फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात है, कुछ मुद्दों का सही तरीके से नरेशन नीचे तक नहीं पहुंचा, कम्युनिकेशन, कई चीजें हैं। और ममता बनर्जी की अपनी छवि है, उनकी फाइटर विमेन की, वो चीजें सभी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है जो इसमें इम्पैक्ट होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, आशुतोष जी आपने लाइटर मोड में कहा था कि उनका फर्स्ट फ्रेम अरविंद केजरीवाल के लिए आ गया। एक्चुअली यह जो अपोजिशन लीडर का दौड़ के
ममता बनर्जी का जो प्रेम उभर के आ रहा है वह मोदी जी के अगेंस्ट जो उनके विचार है वो ज्यादा है। आज अरविंद केजरीवाल अगर लगता है कभी उभर के आ रहा है तो उसके पीछे सब दौड़ेंगे। आज ममता जी थोड़ी उभर के लग के आ रही है कि मोदी जी के सामने खड़े हो गई हैं, तो वह लोग उनको खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यह सब आपस में संतरे की तरह है, जो ऊपर से थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए दिखते हैं, लेकिन इनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और वह नहीं है। तो यह बात भी है, या केवल मोदी जी को किसी तरह से हटाया जाए, इस बात की इन लोगों की जो एडमेंसी है या इस बात की चाहत है, वह इन चीज़ों को साथ में लाती है। लेकिन जैसे ही कहीं कोई चीज़ आएगी तो ये आपस में इनका डिफरेंसेस हो जाएगा। और यह जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली बात है यह बिल्कुल स्टेब्लिश्ड है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, और इसने कहीं कभी भी ना मुसलमानों को भी फायदा नहीं किया। नहीं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए ना, उसने आज की डेट पे माइनॉरिटीज की भारत में सबसे बुरी हालत है, एजुकेशन को लेके, इकोनॉमी को लेके। और उसको तो इस नरेशन को भी हमें और स्ट्रांगली लेना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम्स आपने भी बताई, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, प्रधानमंत्री सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें कहीं भी कोई रिलीजन का इनपुट कहीं है क्या? और जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो जो माइनॉरिटीज के अंदर ही ज्यादा है, वह तो मैंने देखा अगर डेटा आप एनालिसिस करोगे तो उनको ज्यादा लाभ मिला है। तो यह जो पूरी बात है, इस चीज को हमें पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यह जो रियलिटी है वह नरेशन और रियलिटी जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। इस कम्युनिकेशन को हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इस बात को आज आप देखिए, आज केरला को देख लीजिए, केरला को अगर हम डिस्कस कर ले तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो एलडीएफ और यूडीएफ की पॉलिटिक्स है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नेगेटिव क्रिश्चियन कम्युनिटी को है। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने को तैयार था। तो यह जो नरेशंस हैं भारत पे पॉलिटिक्स के, वह चीज़ें हैं, वह परसेप्शंस पे भी कई बार चलता है। और मुझे लगता है कि यह जो पश्चिम बंगाल में हमने मजबूत पकड़ बना ली है, और अल्टीमेटली इसका मेन फैक्टर जो जीत का अगर पॉजिटिवली ममता बनर्जी को आ रहा है वह यह है, वो उन्होंने भी, टीएमसी के लीडर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कांग्रेस और जो लेफ्ट का वोट शेयर था 20-22%, वह ममता के पास शेयर हुआ है, ट्रांसफर हुआ। तो आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई पिछले बार के, चाहे आप एमपी के इलेक्शन से भी कंपेयर कर लेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि हम लोगों का कोई वोट शेयर कम हुआ है। लेकिन जो ये जो बाकी वोट शेयर थे लेफ्ट के और कांग्रेस के, वह शिफ्ट हुए। लेकिन आपको नहीं लगता है गोपाल जी, जो बात आशुतोष ने कही उसको मैं सेकंड करता हूं, यहाँ पर जहां जहां आपके पास बड़ा रीजनल नेतृत्व तो नहीं है वहां पर आपको दिक्कत होती है। जैसे आप बात कर लीजिए दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल ने आपको हरा दिया। आप बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी ने आपको हरा दिया। उसी तरह अगर झारखंड देख ले, वहां पर हेमंत सोरेन चुनाव लड़े, जीत गए, उन्होंने रघुवर दास को हरा दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ आपको राज्यों के स्तर पर भी एक बड़ा नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत है? देखिए, यह तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत की राजनीति में फेडरल स्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेप्थ में घुसा हुआ है कि जो लोकल मुद्दे होते हैं और नेशनल मुद्दों को हमारे वोटर्स बहुत अच्छी तरह से बाइफरकेट कर लेते हैं। हर इलेक्शन के रिजल्ट में आपको मिलेगा कि हमारे वोटर इतने ज़्यादा जागरूक हैं इस बात को, चाहे एजुकेशन लेवल कम हो, फाइनेंशियल पॉवर्टी इतनी हो। ये तो विदेश के लोग भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी तरह से पैठ बना ली है भारतीय जनता पार्टी, ये भारत में डेमोक्रेसी ने, प्रजातंत्र ने। तो लोकल लीडर जितना होगा वो स्थानीय मुद्दों को उतना मजबूती से उठा पाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश में हमने कोई लोकल लीडर शुरू में नहीं स्टैब्लिश करके आगे बढ़े थे और हम बहुत ज़बरदस्त जीते, हरियाणा में बहुत अच्छा जीते। हमारे पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अपने आप में बहुत मजबूत नेता है, युवा नेता है, बहुत अच्छा काम भी किया था। लेकिन
वो वहाँ की समीकरण ऐसी बनी कि इस बार हमारी सरकार नहीं बन पाई शिवसेना के कारण। तो ये ठीक है, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। गोपाल जी, मैं रोकता हूं।